नमस्कार। तो आपकी घड़ी में बज चुके हैं 5 और रोज की तरह श्वेता और अनंत ये खास बुलेटिन लेकर हाजिर हैं, जिसमें जैसा कि हमने आपको बताया पहले भी कि ये बुलेटिन खास करके आपके लिए हम डिजाइन करते हैं, जिसमें कोई भी खबर जो कि आपके सरोकार से जुड़ी हुई है, आपके मतलब से जुड़ी हुई है, कोशिश करते हैं उसे हम शामिल करें। वो कोई खबर जो बड़ी खबर है और आप अगर चूक गए हैं तो इस बुलेटिन में आपको वो मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के सिलसिले की। और सबसे पहले बात उन तैयारियों, उन सावधानियों और उस सतर्कता की जो कोरोना को देखकर अपनाई जा रही है। भारत में कोरोना के बढ़ते खतरे के बीच आज देश भर के कोविड हेल्थ सेंटर्स पर मॉक ड्रिल शुरू हो गई। शहर शहर मॉक ड्रिल के जरिए कोरोना के खिलाफ जंग में इस्तेमाल हथियारों को परखा गया। आपकी स्क्रीन पर 12 शहरों की तस्वीरें हैं। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मॉक ड्रिल की समीक्षा के लिए सफदरजंग अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने अस्पताल के अधिकारियों से बातचीत की, ऑक्सीजन सप्लाई और वेंटिलेटर को लेकर की गई तैयारियों का जायजा भी लिया। आपको बता दें कि लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में कोविड-19 पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने जायजा लिया। जम्मू के गांधीनगर में कोरोना से निपटने के लिए एमसीएच अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई। अस्पताल मैनेजमेंट ने कहा कि हम महामारी से निपटने के लिए तैयार हैं। तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री सुब्रमण्यम ने कोविड मॉक ड्रिल की समीक्षा करने के लिए चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल का दौरा किया। स्क्रीन पर मौजूद तस्वीरें बता रही है कि किस तरह कोरोना से सुरक्षा के लिए देश ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। जो कमियों की बात अगर हम करें दूसरी लहर में, तो चाहे वो ऑक्सीजन हो या फिर पीएसए प्लांट हो, इन सब की कमियां इस वक्त मॉक ड्रिल में पूरी होती हुई दिखाई दी। यहां पर ये वेंटिलेटर है और बगल में आपको दिख जाएगा ऑक्सीजन पंप लगा हुआ है, जो डायरेक्टली ऑक्सीजन पीएसए प्लांट से कनेक्टेड है। वॉल्व में भी आपको दिख जाएगा कि 2 ऑक्सीजन पोस्ट है। ऑक्सीजन मास्क यहां पे रखा हुआ है अलग से लाकर। तो ये सारी जो चीजें थी जिनकी दूसरी तीसरी लहर में कमियां दिखाई दी, वो पूरी कर रहे हैं। फिलहाल जो यहाँ के मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने भी हमको बताया कि 14 ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स सफदरजंग में इस वक्त एडमिटेड हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं। अब इसमें जो चाइना से या बाकी अन्य देशों से केसेस आ रहे हैं, जो भारत में पॉजिटिव आ रहे हैं, उन पर निगरानी रखना बहुत जरूरी है। सिविल अस्पताल में मॉक ड्रिल जो है वो शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्बुलेंस जो है वो पहुंच चुकी है और जो पेशेंट है, जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट है, उसको यहाँ पे लाया जा रहा है। ये पूरी एक मॉक ड्रिल प्रोसेस है जिसे यहाँ पे किया जा रहा है कि कितने जल्दी यहाँ पे जो पेशेंट है उसको ट्रीटमेंट मिल सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन की जो कमी पिछले वेव में हमने देखी थी कि जो मरीज है उनको बेड नहीं मिल पा रहे थे। ऑक्सीजन की लगातार कमी पूरे देश के अंदर चल रही थी। तो वैसे में आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पेशेंट है, पेशेंट को यहाँ पे लाया गया है। साथ ही जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसे भी यहाँ पे लाया गया है ताकि जो पेशेंट है उसको ऑक्सीजन दिया जा सके। साथ ही यहाँ से उसे आईसीयू में भर्ती करवाया जाएगा और वहाँ पे कितना जल्दी जो ट्रीटमेंट है वो मिल सकता है। कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे ताकि देश के नागरिकों को दिक्कत ना रहे और उसको अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिल सके। आज सफदरजंग अस्पताल में मैंने प्रत्यक्ष आके कोविड वार्ड का निरीक्षण किया। जिस तरह से यहां व्यवस्था तैयार की गई है, वैसी ही व्यवस्था देश की सभी सरकारी अस्पताल में और प्राइवेट अस्पताल में भी तैयारी की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात पहाड़ों की, जहां पर बर्फबारी से प्राकृतिक नजारे बदल गए हैं। हर तरफ सफेद चादर ही बिछी हुई है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई ताजा बर्फबारी से यहां की हसीन वादियां और भी खूबसूरत हो गई है। तो शून्य से नीचे गिर चुके तापमान के चलते ठंड भी अपना रुख दिखा रही है। श्रीनगर में पानी भी जमने लगा है। जम्मू कश्मीर की तरह हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में भी बर्फबारी से कुदरती नजारा बदला हुआ है। लाहौल स्पीति में हर तरफ बर्फ की चादर बिछ गई है। असम के डिब्रूगढ़ में तेज बारिश के साथ ओलों ने मौसम को एकदम सर्द कर दिया। खेत खलिहान से लेकर घर आंगन तक ओले ही ओले नजर आने लगे। तेज बारिश और ओलों की वजह से पारे के लुढ़कने से ठंड काफी बढ़ गई है। और आपको बताया कि जैसे जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से नजारे बेहद खूबसूरत हो गए हैं। और इस बर्फबारी को लेकर हमारे संवाददाता अशरफानी की रिपोर्ट देखिए। पूरे कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई, जिससे और तापमान में गिरावट आई है। श्रीनगर की अगर बात करें तो यहां का तापमान रात में
-4 डिग्री तक लुढ़का। मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहना है कि यहाँ पर और एक ताज़ा बर्फबारी हो सकती है, जिससे और भी ठंड बढ़ेगी। वैसे भी कश्मीर में ये ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में फिलहाल लोगों को इस तरह की दिक्कतों से जूझना पड़ रहा है। अगर पहाड़ी इलाकों की बात करें तो वहां पर तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है और अब लोगों को जो है पीने के पानी की दिक्कत हुई है, क्योंकि जल के जितने भी साधन हैं वो जो है जम गए हैं। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड के साथ साथ शीतलहर चल रही है, यानी आपको अब सावधान रहने की, बचने की जरूरत है कम से कम अगले एक हफ्ते तक। इसी तरीके से फॉग भी रहेगा, मिनिमम टेम्परेचर 4 डिग्री के आसपास रहेगा और शीतलहर भी पड़ती रहेगी, यानी कि अगले एक हफ्ते तक संभल कर रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त कड़ाके की ठंड है और कड़ाके की ठंड के साथ जो शीतलहर चल रही है उसने यहां पर लोगों का जनजीवन दुभर कर दिया है और उसके साथ जब कोहरे की मार पड़ती है तो चीजें और बदतर होती जा रही हैं। न्यूनतम टेम्परेचर आप यूपी का अगर ओवरऑल कहेंगे तो लगभग 6 से 7 के बीच में रह रहा है। उत्तर भारत में एक तरफ शीतलहर तो दूसरी तरफ कोहरे का कहर जमकर कोहराम मचा रहा है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो अगले 5 दिनों तक शीतलहर उत्तर भारत के हरियाणा, पंजाब समेत मैदानी इलाकों में चलती रहेगी और इस कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली, एनसीआर से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान के शहर दर शहर भीषण ठंड और कोहरे की चपेट में है। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती नजर आ रही हैं क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। गिरते तापमान ने लोगों को जैसे बेबस कर रखा है। उन्हीं कपड़ों के साथ ही लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि इस सर्दी से बचा जा सके। आपको बता दें, मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अभी कुछ दिन इससे राहत मिलने की उम्मीद नहीं है, इसलिए बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है ताकि किसी तरह के हादसे या तबीयत बिगड़ने से आप बच सके। घर से निकलने पर ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करें, कोहरे में बेहद संभल कर गाड़ी चलाएं। तो ये तमाम हिदायतें दी गई है। खास करके आने वाले दिनों में भी आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। और नए साल के जश्न और बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर पर्यटक उमड़ने लगे हैं। शिमला से लेकर कुल्लू मनाली तक पर्यटकों के पहुंचने से सड़कों पर गाड़ियों का रेला नजर आता है, तो पार्किंग से लेकर होटल तक फुल होने लगे हैं। अपनी पसंदीदा जगहों पर पहुंचकर लोग धूप और खाने पीने का लुत्फ उठा रहे हैं। उत्तराखंड के औली में भी नए साल के स्वागत के लिए पर्यटक अभी से डेरा जमाने लगे हैं। पहाड़ों के इन टूरिस्ट प्लेसेस पर लोगों को थोड़ी मायूसी बर्फबारी को लेकर है, वो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग ने बर्फबारी का अनुमान जताया है, जिससे सैलानियों की बर्फबारी के दीदार करने की उम्मीद बरकरार है। न्यू ईयर ईव पर मनाली में पर्यटकों की आमद जारी है। देख सकते हैं मनाली के इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों का लंबा रेला, लंबा ट्रैफिक जाम हमें दिखाई दे रहा है। बहुत दूर से देश के विभिन्न हिस्सों से पर्यटक नया वर्ष मनाने के लिए मनाली पहुंच रहे हैं। मनाली की ट्रैफिक पुलिस को, आम लोगों को इस ट्रैफिक जाम से जूझना पड़ रहा है। कमोबेश इसी तरह का जो ट्रैफिक जाम था वो हमें 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन को भी देखने को मिला था। अब चूंकि क्रिसमस के दिन को मनाली में, शिमला में और बाकी पर्यटन स्थलों में बर्फ नहीं गिरी, व्हाइट क्रिसमस देखने को नहीं मिला। अब जो मौसम विभाग है उसने एक और अलर्ट जारी किया है कि 29 तारीख के बाद या 29 तारीख को हिमाचल प्रदेश के शिमला सहित 4 और जिलों में बर्फबारी हो सकती है, बारिश हो सकती है। अब पर्यटकों को इंतजार है बर्फ का, इसीलिए बड़ी संख्या में पर्यटक मनाली पहुंच रहे हैं। रोहतांग टनल की तरफ इनमें से ज्यादा लोग जा रहे हैं। रोहतांग टनल में पिछले 3 दिनों के दौरान 20,000 से ज्यादा जो वाहन है वो गुजर चुके हैं। ज्यादातर पर्यटक अब लाहौल स्पीति का रुख कर रहे हैं क्योंकि लाहौल स्पीति में बर्फ है और कई जगहों पर बर्फबारी हो चुकी है। ट्रैफिक में 2-3 घंटे हो गए मेरे को लगा था। अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी तो हम हरिम्बा जा रहे हैं। काफी देर हो गई है। अच्छा, करीबन आधा घंटा। आधे घंटे से। तो मनाली में कहाँ जाने का प्लान है? अब सोलंग वैली है, हिडिंबा टेम्पल है और वशिष्ठ टेम्पल है। कितने दिनों के लिए आए? 4 दिन। थोड़ा ज्यादा होने के कारण कहीं पे भी पहुंचने में बहुत देरी लग रही है, तो जिसके कारण टाइम वेस्ट बहुत हो रहा है।
उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। यहां इंसान के साथ भगवान को भी ठंड लग रही है। मथुरा में भगवान को शीतलहर से बचाने के लिए मेवे और केसर से बने पदार्थों का भोग अर्पित किया जा रहा है। भगवान को गर्म कपड़े पहनाकर सर्दी से बचाया जा रहा है। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में भगवान को ठंड से बचाने के लिए उनके पास चांदी की अंगीठी जलाई गई है। भगवान राधा वल्लभ लाल को हाथों में ग्लव्स, पैरों में मोजा पहनाया गया है तो रजाई भी उनको ओढ़ाई गई है। दरअसल ये भक्तों का भाव है कि जैसे उनको सर्दी लगती है उसी तरह उनके आराध्य को भी सर्दी लगती है और यही वजह है कि भक्त भाव के अनुरूप अपने आराध्य को सर्दी से बचाने के लिए जतन करते हैं। तो तस्वीरें आपको हम मथुरा की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए किस तरह से अपने आराध्य को लोगों ने रजाई के साथ साथ हाथों में ग्लव्स भी पहनाया है और ये देखिए पैरों में मोजे भी पहनाए हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कड़ाके की सर्दी जब हो रही है तो भाई उनको भी ठंड जैसे लग रही है। तो उनके आराध्य को ये देखिए अंगीठी जलाई गई है, बाकायदा वो भी चांदी के बर्तन में अंगीठी जलाई गई है और भगवान को ठंड ना लगे इसके लिए तमाम इंतजाम यहां पर किए गए हैं। और नए साल पर मंदिरों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। उसको ध्यान में रखते हुए महाकाल के दरबार में पहुंचने वालों के लिए दर्शन प्लान तैयार किया गया है। महाकाल लोक के चलते इस बार कहीं ज्यादा श्रद्धालु मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। महाकाल लोक के मानसरोवर से भक्तों की एंट्री की प्लानिंग की गई है। बैरिकेडिंग, सिक्योरिटी, साइन बोर्ड, कंट्रोल रूम सबके साथ सहायता केंद्र भी बनाए गए हैं। ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा शुरू की गई है। पार्किंग, जूते चप्पल स्टैंड सबकी दुरुस्त व्यवस्था की गई है। श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, वो 15 से 20 मिनट में सुगमता से महाकाल के दर्शन कर सकें, इस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है। गर्भगृह में 24 दिसंबर से 5 जनवरी तक के लिए पहले ही एंट्री बैन कर दी गई है। एक और दिलचस्प खबर आपको दिखाते हैं। जेल के खाने को लेकर अमूमन कैदियों को शिकायतें रहती हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की जेल के कैदी यहां के खाने से एकदम संतुष्ट हैं, क्योंकि इस जेल में खाना बनाने से लेकर उसे बांटने तक में साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। बढ़िया सामान इस्तेमाल किया जाता है। यही वजह है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने इस सेल को 5 स्टार रेटिंग दी है। आपको बता दें कि FSSAI से ये रेटिंग पाने वाली बुलंदशहर जेल मेरठ मंडल की पहली और फर्रुखाबाद के बाद प्रदेश की दूसरी जेल है। FSSAI की टीम ने जेल की रसोई के खाने पीने की गुणवत्ता, भंडारण और स्वच्छता के निरीक्षण के आधार पर यह सम्मान दिया है। और कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल का शौर्य प्रदर्शन कार्यक्रम था। आपको बता दें इसमें आकर्षण का केंद्र रही सीमा सुरक्षा बल की महिला प्रहरी सीमा भवानी ने के नाम से विश्वविख्यात इन महिला प्रहरियों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक के बाद एक ऐसे हैरतअंगेज स्टंट दिखाए कि लोग पलकें तक झपकाना भूल गए। 9 बाइक पर 39 BSF सीमा भवानी वीरांगनाओं ने कर्तव्य पथ पर पिरामिड फॉर्मेशन बनाया और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया। जहां लोग कड़ाके की ठंड में अपने घर में रजाई में थे, वहीं इन वीरांगनाओं ने इस कड़कती ठंड में कर्तव्य पथ पर यह अनूठा साहस पेश किया और मिसाल बन गई। हम आपको बता दें कि इससे पहले 2014 में 9 बाइक पर 37 BSF की महिला जवानों ने ये करतब दिखाए थे और रिकॉर्ड बनाया था। BSF की सीमा भवानी टीम ने आज एक नया रिकॉर्ड बनाया है, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, जो कि पहले CRPF के साथ था। आज BSF ने यहां पर बनाया है कर्तव्य पथ पर। ये पूरी टीम मौजूद है, से बातचीत करते हैं। ये बताइए हिमांशु सिरोही जी कि आपने इतना बड़ा पूरा रिकॉर्ड बनाया है, कितनी खुशी हो रही है? जी, मैं इंस्पेक्टर हिमांशु सिरोही सीमा भवानी टीम के टीम कैप्टन हूं। हमारे DG साहब का एक ख्वाब था, DG साहब श्री पंकज कुमार IPS, कि हम जो कुछ ऐसा करें, कुछ नया करें। तो सोलो इवेंट तो हम ऑलरेडी बना रहे थे, ये पिरामिड था। इसमें CRPF का एक ऑलरेडी रिकॉर्ड था 100 मीटर का। वो आज हमने रिकॉर्ड 1 किलोमीटर 300 मीटर चलाया और 2 मिनट 10 सेकंड में हमने इस डिस्टेंस को कवर करा। बहुत खुशी की बात है। हमारी टीम का पूरा मोरल आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से हमारी टीम का मोरल आप है। बहुत खुशी की बात है कि आज BSF ने पहली बार जो है रिकॉर्ड बनाया, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 9 राइडर्स हैं। टोटल 39 सपोर्टर्स के साथ में टीम चली है। आप ये बताइए कि आज ये आपने रिकॉर्ड तोड़ा है, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रहा है सर, इतना खुशी हो रहा है कि CRPF का रिकॉर्ड हम लोग तोड़ के आज नया रिकॉर्ड बनाए।
थैंक यू सर। दिल्ली में कड़ाके की ठंड और इस ठंड में आपने रिकॉर्ड बनाया। यस सर, इतनी ठंड में हमने रिकॉर्ड बनाया, हमें अपने आप पे काफी प्राउड फील हो रहा है। जो भी सीमा भवानी से जुड़ी हुई वीरांगनाएं हैं, जो महिलाएं हैं, इनका ये कहना है कि कर्तव्य पथ पर इन्होंने एक नए तरीके का रिकॉर्ड बनाया है और ये रिकॉर्ड सीआरपीएफ का जो था उसको इन्होंने ब्रेक किया है और इस बात को लेकर के इनको बड़ी खुशी हो रही है। दिल्ली से कैमरामैन नासिर के साथ जितेंद्र सिंह। और अब बात हिंद की सेना की ललकार की कर लेते हैं। मेघालय के उमरोई में भारत और कजाकिस्तान की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास चल रहा है। इस वॉर एक्सरसाइज में दोनों देशों की सेनाएं पहाड़ों और जंगलों में युद्ध की तकनीक और कला कौशल को निखार रही हैं, परख रही हैं। इस संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण को काजिंद 22 का नाम दिया गया है। भविष्य में आने वाली चुनौतियों को वक्त से पहले ही भांपकर अपनी तैयारियां पुख्ता रखना ही विजयी होने का पक्का तरीका होता है। हिंदुस्तान अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए हर वक्त मुस्तैद रहता है और इसकी ताजा मिसाल है मेघालय में कजाकिस्तान के साथ हो रहा ये युद्धाभ्यास। ये सैन्य अभ्यास बेहद अहम माना जा रहा है, खासतौर पर ऐसे वक्त में जब चीन आंखें दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो पूर्वोत्तर में इस तरह का सैन्य अभ्यास ये बताने की कोशिश है कि भारत को आंख दिखाने का अंजाम क्या होगा। और लद्दाख का हानले इलाका अब हिंदुस्तान के नक्शे पर खास पहचान हासिल करने जा रहा है। यहां करीब 1000 वर्ग किलोमीटर का इलाका अब डार्क स्काई रिजर्व कहलाएगा। मतलब इस इलाके को एस्ट्रो पर्यटन के लिए विकसित किया जाएगा। खास बात यह है कि इस इलाके में प्रदूषण बिल्कुल नहीं है। रात के वक्त यहां आसमान में सितारे साफ साफ दिखाई देते हैं, इसलिए लद्दाख प्रशासन इस जगह पर डार्क स्काई सेंचुरी बनाना चाहता है। डार्क स्काई इलाके में ऊर्जा खर्च किए बगैर और जरूरत के हिसाब से रोशनी प्राकृतिक व्यवस्था इसकी की जाती है। यहां रात को स्वाभाविक तौर पर अंधेरा और सितारों की प्राकृतिक रोशनी होती है। डार्क स्काई रिजर्व का मकसद खगोल विज्ञान में रिसर्च के लिए एस्ट्रो पर्यटन को बढ़ावा देना है। लद्दाख को नई पहचान मिलने के बाद यहां टेलीस्कोप के जरिए पर्यटक अनंत आकाश की खगोलीय घटनाओं का दीदार कर सकेंगे। रुख करते हैं हरियाणा का। हरियाणा की एक बेटी प्रदेश की ऐसी पहली ड्रोन पायलट है जो अब ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देगी। करनाल के महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय से जुड़कर निशा सोलंकी किसानों को ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग देने में अहम भूमिका निभाएंगी। डीसीए से सर्टिफाइड कोर्स कर एग्रीकल्चर इंजीनियर की डिग्री हासिल कर चुकी निशा इंस्ट्रक्टर का कोर्स भी पूरा कर चुकी हैं। निशा की दिली ख्वाहिश थी कि वो किसानों को नई तकनीक से जोड़ सके ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके। लिहाजा उन्होंने लीक से हटकर काम किया है और इसी के चलते उन्हें दिल्ली के प्रगति मैदान में हुए ड्रोन फेस्टिवल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका भी मिला। मैं एक एग्रीकल्चर इंजीनियर हूं और एग्रीकल्चर इंजीनियर का काम है कृषि को नई तकनीकियों से जोड़ना। इसी जिज्ञासा के तहत मुझे एग्री ड्रोन उड़ाने की जिज्ञासा हुई और मैंने डीजीसीए सर्टिफाइड लाइसेंस कोर्स किया। अभी मेरा हाल ही में डीजीसीए सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर कोर्स भी क्लियर हो गया है, तो मैं अब पायलट के साथ साथ एक डीजीसीए सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर भी हूं। तो हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।